हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से अध्याय 10 लेंगे, जिसका टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती। बच्चों, जो अध्याय 10 आपके जो प्रथम पुस्तक थी भूगोल की, मानव भूगोल, आज उसका आपका अंतिम अध्याय है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव बस्ती क्या है एवं मानव बस्तियों के प्रकार। बस्ती मानव के आवासों के उस संगठित निवास को कहते हैं जहाँ वो क्या करते हैं, रहते हैं, और जो बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। रात्रि में जंगली जानवरों की भय से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो भी हमें बस्ती प्रदान करते हैं। उन बस्तियों में मनुष्य के आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है, गलियाँ बनाई जाती हैं, रोड बनाई जाती हैं। वो सभी किस में आती हैं? मानव बस्ती में आती हैं। अब जो मानव बस्तियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। एक हो गया ग्रामीण बस्ती, जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। दूसरा हो गया नगरीय बस्ती, जो नगरीय क्षेत्र में होंगे। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियाँ, जो बस्तियाँ गाँव में होती हैं। अब ग्रामीण बस्तियाँ कैसे पहचानोगे? क्योंकि ग्रामीण जो बस्तियों का अधिकतर जो क्रियाकलाप होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। वो अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। अब जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण किन किन रूप में होता है। एक हो गया संहत बस्तियां, दूसरा हो गया प्रकीर्ण बस्तियां। अब गांव में बस्तियां संहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्तियों में फैले रहते हैं। कैसे? जैसे संहत बस्ती मतलब होता है बहुत पास पास। कुछ गाँव क्या होते हैं, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी क्या देखने को मिलता है कि एक पूरा उसको पहाड़ी भाषा में बाखली नाम से जाना जाता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो जितने भी उनके निवास स्थान होता है वो बहुत पास पास होता है। ये अधिकतर या तो किसी नदी के किनारे बसे रहते हैं या मैदानी भागों में, उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों वाले एरिया में बसे रहते हैं। लेकिन यहाँ अधिकतर जितने भी मकान होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, पास पास होंगे। दूसरा है प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण मतलब होता है फैले हुए, फैलना। अब ये बस्तियाँ क्या होती है, दूर दूर गांव में फैले रहते हैं। या तो ये खेतों के सहारे क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, या बीच में कोई खेत आ जाएगा तो उसके थ्रू एक ऊपर होगा तो एक बहुत नीचे होगा। प्रकीर्ण बस्तियाँ अलग अलग होंगी। और प्रकीर्ण बस्तियों में जो शामिल जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो निवास स्थान और लोग हैं, वो अधिकतर या तो पूजा स्थल या गांव में कोई काम होता है तभी मिल पाते हैं, वरना ये बस्तियां जो होती है अलग अलग रहती है और लोग भी इसमें अलग अलग रहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले जल आपूर्ति। ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति की समस्या देखने को मिलती है। किन क्षेत्रों में क्या होता है, जल आसानी से मिल जाता है, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में जल आसानी से नहीं मिल पाता। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, नौले बने रहते हैं, धारे बने रहते हैं, तो वहाँ के प्राकृतिक स्रोत जल के अनेकों हैं। लेकिन कभी बरसात नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो उन क्षेत्रों के जो नौले हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। दूसरा है भूमि। पहाड़ी क्षेत्रों की जो भूमि होती है बच्चों, वो अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ अधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर क्या कृषि पर ही लगे रहते हैं। इनका प्रमुख जो व्यवसाय होता है वो कृषि पर ही होता है। फिर उसके बाद है उच्च भूमि के जो क्षेत्र। अब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उस एरिया में ज़्यादातर जो भूमि होंगी कृषि होगी, वहाँ हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि खेती सीढ़ीदार खेतों में ही होती है। क्योंकि बरसात के टाइम पे भी क्या होता है, अगर पानी एक खेत में भर जाएगा तो वहाँ से धीरे धीरे नीचे भी आते रहता है। और पहाड़ी क्षेत्र होता ही उच्च क्या कहते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में ही होते हैं, उच्च भूमि के क्षेत्र में। दूसरा सुरक्षा। अब ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षा तो है, लेकिन वर्तमान समय में आप डेली सुनने में आ रहे हो कि अब क्या है, जिस मात्रा में हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, वनस्पतियाँ पेड़ कट रहे हैं, फिर जंगली जानवर जो हैं सब क्या घरों को दौड़ते हुए आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, निवाला बना ले रहे हैं अपना। बस एक गाँव में बस जो डर है एक, वो जंगली जानवर से। ये बाकी जो नगरों में दिन प्रतिदिन आप लूट सुन रहे हैं, हत्या सुन रहे हैं, वो गाँव में देखने को कम मिलती है। उसके बाद है गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री भी जो है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर क्या है, ग्रामीण बस्तियां जो होते हैं प्रमुखतः जो उनकी गृह निर्माण सामग्री उनके आसपास के प्रकृति से ही मिल जाती होंगी। जैसे पत्थर के घर बने होंगे, वहाँ छत भी पत्थर के डले रहते हैं। उनको क्या टेक रखने के लिए, उनको सहारा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नियोजित बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों में क्या होती हैं, बस्तियाँ बहुत नियोजित ढंग से बसाई जाती हैं। जलवायु,
ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बस्तियों की जलवायु आप अधिकतर देखने में गर्मियों में न ज़्यादा गर्म रहता है इन क्षेत्रों में और न सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहता है। उपजाऊ मिट्टी, ग्रामीण क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है अत्यंत उपजाऊ होती है। इन क्षेत्रों के जो क्या कहते हैं हम पहाड़ी उत्पाद कहते हैं। वर्तमान समय का हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र में मडुआ बोया जाता है, मडुए के अनेक बिस्किट वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या हो रही है, इनको निर्यात किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने ही खाद्यान्न पदार्थ हैं जो मिट्टी अच्छे होने के साथ साथ खाद्यान्न आपूर्ति जो होती है कि यहाँ समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें है जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनके प्रतिरूप कैसे कैसे गांव में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप इनको 3 आधार को बांट रखे हैं, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकृति के आधार पर। अब विन्यास के आधार पर कौन कौन से होंगे, जैसे मैदानी ग्राम होंगे, कुछ तटीय ग्राम होंगे, कुछ पठारी ग्राम होंगे, कुछ वन ग्राम होंगे, कुछ मरुस्थलीय ग्राम होंगे, लेकिन होंगे वो सब गाँवों में ही होंगे। उसके बाद है कार्य के आधार पर बांटा जाता है इनको, जैसे कुछ गांव वाले मत्स्य पालन करेंगे, मछुआरे का काम करेंगे और कोई गांव लकड़हारे का काम करेगा, मतलब वहाँ आपको ज़्यादातर जो क्रियाकलाप कार्य दिखाई देंगे वो लकड़ियों का कार्य दिखाई देगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग होते हैं कुछ उन उद्योगों में सम्मिलित होंगे, वो कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। फिर तीसरा जो है बच्चों, ये तीसरा आकृति के आधार पर, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियों में जो मकान होते हैं बच्चों, ये आवास स्थान है, ये जो जितने भी दिख रहे मकान हैं, तो इस प्रकार के जो बस्तियों में जो मकान होते हैं वो किसी पुल के दोनों साइड या किसी नदी के दोनों साइड या रेलवे ट्रैक जो होता है उनके दोनों साइड बसे रहते हैं। उसके बाद है तारे के आकार का प्रतिरूप, जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिल जाते हैं, फिर उन्हीं स्थानों के सहारे क्या किया जाता है, बस्तियों का निर्माण किया जाता है। इनको हम कहते हैं तारे के आकार का प्रतिरूप। टी आकार के प्रतिरूप जो आपने कहीं ग्रामीण क्षेत्र में देख रखा होगा कि हमें तिराहे देखने को मिलते हैं, उन्हीं तिराहों के द्वारा क्या होता है, बस्तियां बनाई जाती, इनको टी आकार के प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है, किसी गांव के तालाब या चबूतरा उनके क्या होता है, किनारे किनारे बसे होते हैं। ये बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को तालाब दिखा रखे हैं, उनको हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। दोहरा प्रतिरूप, नदी पर, पुल पर या फेरी के दोनों तरफ क्या होता है, बस्तियों का निर्माण होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दोहरा प्रतिरूप कहते हैं। चौपट्टी प्रतिरूप, 2 सड़कों के मिलन या चौराहा। आप बच्चों इसमें देख सकते हैं, इसमें 4 रास्ते आके मिलते हैं, इसको चौराहा कहते हैं। इन्हीं चौराहों के सारे क्या होता है, बस्तियां बनाई जाती हैं, इनको हम चौपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। तीरनुमा प्रतिरूप, जो 3 ओर से जल से घिरे रहते हैं, उनको हम तीरनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इसमें क्या होगा, इस साइड जल, यहाँ जल, यहाँ जल, और इन्हीं के सहारे क्या होंगे, बस्तियां बनाई जाती हैं, इनको हम तीरनुमा प्रतिरूप कहते हैं। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन जो चित्रों को जो डायग्राम है इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ, उनमें बच्चों अनेक प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जैसे कच्ची सड़कें। ग्रामीण क्षेत्रों में हिल एरिया या हम कहीं भी घूमने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा सड़कें जो होती हैं, सड़कों की दशा जो होती हैं वो बहुत ही गंदी होती हैं। वहाँ अधिकतर या तो नई नई सड़कें बनी होंगी, उन सड़कों में केवल पत्थर कंकड़ तक ही सीमित रहते हैं। उन क्षेत्रों में पक्की सड़कें कहीं भी आपने देखने को बहुत कम मिलते हैं। संचार के साधनों की कमी, वर्तमान समय में संचार के साधनों की कमी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत देखने को मिल रही है। अब जैसे इस समय वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। नगरीय क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लास है, इनको सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास जो हो रही है बच्चों, वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ ना प्रॉपर नेटवर्क आते हैं और कहीं कहीं क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ अभी तक लाइट की समस्या भी निरंतर चल रही है। प्राकृतिक आपदा, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा सबसे ज़्यादा आता है, उसमें सबसे ज़्यादा है बादल फटना, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ये जंगलों में आग लगना हो गया, ये अधिकतर का ग्रामीण बस्तियों में देखने को मिलते हैं। कूड़ा निस्तारण की समस्या, अब ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है।
यहाँ जैसे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका की गाड़ी आ जाती है, जगह जगह कूड़ा फेंकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है। जल की कमी देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में जो है जल हमें धारों से या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से मिल जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल की समस्या देखने को मिलती है। मकानों की रूपरेखा न होना। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मकान क्या होते हैं, हम किसी जो बड़े बड़े आजकल जो इंजीनियर होते हैं उनकी देखरेख में हम नक्शा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या हम अपने रहने योग्य, कभी हम एक कमरा बना देते हैं, फिर थोड़ी पैसे इकट्ठे हुए फिर उसके बाद दूसरा रूम बना देते हैं, ऐसे जगह बना के उनकी कोई रूपरेखा नहीं होती है। चिकित्सा का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई हॉस्पिटल की सुविधा भी है तो लेकिन वहाँ डॉक्टर आने को तैयार नहीं होते। अगर कोई डॉक्टर भी है तो वो क्या है, वहाँ ज्वाइन करने के बाद लंबे समय से वहाँ क्या है, वो वहाँ से अनुपस्थित चल रहे हैं। चिकित्सा का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। शिक्षा संबंधी समस्या। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटर कॉलेज पब्लिक स्कूल खोले हैं वो एक जैसे 11th-12th तक ही है। 12th के बाद उन लोगों को क्या जो बड़े स्तर पे कॉलेज लेवल पे जो उनकी पढ़ाई करनी होती है उसके लिए उनको नगरीय क्षेत्रों में आना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है, शिक्षा संबंधी अनेक समस्या देखने को मिलती है। मकानों में संवातन की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे ज़्यादातर जो मकान है उनमें संवातन की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मकान जो है पास पास भी है। अगर हमने रूम भी बनाए हैं तो क्या है, अगर कहीं से खिड़की रोशन अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग अधिकतर दरवाजा और एक खिड़की ही बनाना पर्याप्त समझते हैं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। नगरीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रमुख रूप से हैंडपम्प वगैरह, हैंडपम्प नहीं बट जो बड़ी क्षेत्र में होता है वहाँ ट्यूबवेल के सारे सिंचाई की जाती है। अब नगरीय क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत ही उसका अभाव है। इन क्षेत्रों में अधिकतर जो ग्रामीण बस्तियों में है, यहाँ कृषि की जो सिंचाई होती है प्रमुख रूप से मानसून पर ही निर्भर रहता है। बरसात आने के बाद ही हमारे वहाँ को सिंचाई जो होती है संभव होती है। उसके बाद है रोजगार की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों रोजगार की कमी अत्यंत देखने को मिलती है। वर्तमान समय में जो प्रवास हो रहा है वो रोजगार भी उसका एक प्रमुख कारण है। लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का जो अधिकतर जो कार्य होता है वो द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों के द्वारा होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में इतना ही अंतर है कि जो ग्रामीण बस्ती वाले लोग हैं उनका कार्य क्षेत्र जो होता है प्रकृति में प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्रों में होता है, और नगरीय बस्तियों का जो कार्य होता है वो द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में होता है, उद्योग धंधों में होता है। अब नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण मतलब हम किन मापदंडों को या किन चीज़ों को देख के ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो उनमें प्रमुखतः जो है जो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है जनसंख्या का आकार। अब हम देखते हैं नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी कम होती है। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। हम अधिक जनसंख्या के आधार पर भी कह सकते हैं ये क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या को हम मेगा नगर कह देते हैं। तो जनसंख्या आकार नगरीय जो बस्तियां हैं उनको बताने का प्रमुख आधार है। उसके बाद है प्रशासन। आप देखेंगे कि नगरीय क्षेत्र में जो नगर पालिका है, कैंटोनमेंट क्षेत्र है, छावनी क्षेत्र, वो ज़्यादातर कहाँ नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उन्हीं के आधार पर हम उनको नगरीय क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों के कार्य। अब नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो कार्य रोजगार देखने को मिलते हैं वो नगरीय क्षेत्र में ही होंगे, उसके आधार पर भी हम उनको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद है हमारा व्यवसायिक संरचना। अब भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके जो मापदंड है उनको भी हम क्या करते हैं व्यवसायिक संरचना में देखते हैं। इसके में क्या कहते हैं अलग अलग प्रकार के व्यवसाय देखने को मिलते हैं। व्यवसाय के आधार पर भी हम उनको नगरीय क्षेत्रों में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा स्थिति। नगरीय केंद्रों की जो स्थिति है उनको उनके कार्यों के आधार पर भी देखा जा सकता है। जैसे सेना नगर हो गए, जैसे हमारे उत्तराखंड में रानीखेत है, छावनी परिषद है वहाँ, गैरिसन नगर, लैंडस्टोन है। इनको हम क्या करते हैं, इनकी स्थिति को हम रानीखेत नाम से हमारे दिमाग में भी क्या होता है आर्मी कैंट एरिया आता है। और है औद्योगिक नगर हैं, पत्तन नगर हैं, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। इसमें हमें अधिकतर कृषि बाजार देखने को मिलते हैं। बैंक हैं जो हमारी वित्तीय समस्याओं का समाधान करते हैं। इन सभी को हम व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर में रखते हैं। अब कुछ नगर व्यापार की दृष्टि से भी फेमस हैं, कुछ व्यवसायी, जैसे
हर नगरों में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी खोले जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से आप देखिए, जैसे उत्तराखंड में नैनीताल है, मसूरी है, क्या कहते हैं, कौसानी है, और क्या कहते हैं, लैंसडाउन, अनेकों ऐसे हिल एरिया हैं जो कि अब व्यापार की दृष्टि से बहुत अधिक उभरे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष पर्यटक लोग आते हैं। उससे क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको व्यापार व उनकी प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जो है बच्चों, आकृति के आधार पर विकसित एवं विकासशील देशों में जो नगर बनाए हैं वो प्रमुख रूप से अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे हम विकसित देशों में जो नगर होंगे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। जैसे हमारे भारत में सिर्फ चंडीगढ़ ही एक ऐसी सिटी है जो प्लान सिटी के नाम से जानी जाती है, मतलब उसको क्या योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है। और विकासशील देशों के जो नगर हैं उनको अधिकतर ऐतिहासिक, योजनाबद्ध और ऐतिहासिक, बच्चों याद रखना, विकसित देशों में योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है और विकासशील देशों में जो नगर बनाए गए हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। ये विकसित देशों के हैं, ये विकासशील देशों के। हमारे इसी में है नगरीय बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के जो प्रकार हैं, नगर, शहर, सन नगर, विश्व नगरी, मिलियन सिटी। अब जो नगर है, व्यापार व व्यावसायिक सेवाएं जो हैं वो नगरों में संपन्न होते हैं। शहर बड़े होते हैं और इनका जो आर्थिक कार्य है वो भी नगरों से अधिक होता है। सन नगर विशाल विकसित नगर होते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो। विश्व नगरी महानगर प्रदेश होते हैं जिसमें सन नगर का समूह होता है। उसके बाद है मिलियन सिटी। बच्चों मिलियन सिटी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं कि मिलियन सिटी किसे कहते हैं। जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी उन्हें हम मिलियन सिटी कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट जो अधिकतर 5 नंबर के क्वेश्चन में विस्तृत उत्तरी में पूछने को देते हैं वो है नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अब ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं और नगरीय बस्तियों की समस्याएं, कुछ समस्याएं जो है एक जैसी हैं, लेकिन कुछ क्या है एक दूसरे बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे नगरीय बस्तियों की समस्या में सबसे पहले जनसंख्या का बढ़ता भार। आप देख रहे होंगे कि नगरीय क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन क्या हो गया, जनसंख्या दुगनी गति से बढ़ रही है। नगरीय बस्तियों में गंदी बस्तियाँ अधिक देखने को मिलती हैं, जिससे क्या होता है कूड़ा करकट अधिक इधर उधर फैला के बीमारियां भी उससे ज़्यादा होती हैं। अर्धकुशल श्रमिक, अब नगरीय बस्तियों में तो आ गए हैं, लेकिन क्या होते हैं वहाँ अब आपको अधिकतर अर्धकुशल श्रमिक देखने को मिलते हैं। अब नगरीय क्षेत्र में जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में वो है अपराध। आप अपने उत्तराखंड में लीजिए, यहाँ जैसे हल्द्वानी, देहरादून जो बड़े बड़े नगर हैं, इनमें क्या दिन दहाड़े क्या होता है लूट, चोरी के, हत्याकांड जैसे क्या मामले सामने आते हैं। वायु प्रदूषण, नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है, अधिक गाड़ियां हैं, अधिक परिवहन के साधन हैं, उससे क्या होता है वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। विद्युत आपूर्ति, अधिक जनसंख्या होने के कारण विद्युत आपूर्ति, हर किसी को आजकल अपने घर का परमानेंट जो है लाइट का कनेक्शन चाहिए। अब जब जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों को कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी तक लाइट की सुविधा है ही नहीं, और हम देखेंगे कि नगरीय क्षेत्र में हर जगह विद्युत आपूर्ति है, लेकिन क्या है विद्युत आपूर्ति भी काफ़ी समस्या नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। जल की कमी है। अब गर्मियों के टाइम स्पेशली जो नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो है जल की कमी देखने को मिलती है। इस टाइम पे जैसे आप लोग देखेंगे कि जगह जगह टैंकर मंगाए जाते हैं पानी भरने के लिए, तो जो नगरीय क्षेत्र में जल की कमी अत्यंत होती है। भीड़ भाड़, नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। आप मार्केट भी जाएंगे तो अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। अधिक जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या होने के साथ साथ क्या अधिक व्यापार करने वाले लोग हैं, विभिन्न टाइप के आपको मार्केट में दुकानें देखने को मिलेंगी, उसी से क्या होता है भीड़ भाड़ अत्यधिक हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण, हर घर में अपना पर्सनल व्हीकल है, हर किसी के पास है। अब क्या होती है जब रोड में आजकल आप देखेंगे धीरे धीरे जिस प्रकार से जो क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियाँ ट्रैफिक बढ़ रही है, और शादियों में नगरीय क्षेत्रों में जो डीजे बजते हैं उनसे क्या होता है अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण बच्चों आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद है असंतुलित लिंगानुपात। असंतुलित लिंगानुपात बच्चों ये एक टाइप का अपराधी मान लो। यहाँ क्या कर देते हैं
जो बाल अपराध होते हैं ना, सॉरी, जो क्या कहते हैं, छोटे भ्रूण को जो मार देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़कों की चाहत में सारी लड़कियों को क्या कर देते हैं, पेट में ही मार देते हैं। उससे क्या होता है, असंतुलित लिंगानुपात। मतलब लिंगानुपात क्या होता है, हमारे भारत का अधिकतर कम ही अभी तक क्या हो रखा है, सबसे ज़्यादा जैसे हम देखेंगे भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और हरियाणा है, बिहार है, इनका लिंगानुपात जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। और नगरीय क्षेत्रों की जो समस्या है उसमें असंतुलित लिंगानुपात काफ़ी देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज का आपका ये जो टॉपिक था ये यहीं पे ख़त्म होता है, और आपका ये आज अंतिम अध्याय था मानव भूगोल का। अब हम इसके बाद दूसरे जो बुक है हमारी भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसको जो अध्याय है, उसके जो चैप्टर हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।